क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 3 नंबर की सिर्फ दरी बिछाने के लिए बने हैं? क्या उनका कोई मान स्वाभिमान नहीं है? क्या उनका कोई परिश्रम नहीं है? और जब किसी विधानसभा में किसी कार्यकर्ता को, एक साधारण आदमी को टिकट मिलता है तो निश्चित बात है क्षेत्र की जनता उसे दोनों हाथ से लेती है। चुनाव में आप दबाव से वोट नहीं ले सकते, आपके स्वभाव से वोट ले सकते हैं। और बड़ी नेक टू नेक है, अलग अलग विचारधारा के अलग अलग मोहल्ले स्थापित हैं यहाँ पे। लेकिन इस बार बड़ा सौभाग्य है कि इस बार जनता वर्सेस बीजेपी का चुनाव है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज तक की विधानसभा 3 की सबसे बड़ी जीत मेरी होगी, ये मुझे विश्वास है। इसका म्यूट कर दो बटन और आप बता सकते हो कि शिवराज चौहान जी क्या बोलने वाले हैं। लोग हाथों से काम करते हैं, शिवराज जी मुंह से घोषणाएं करते हैं। घर का बजट हर परिवार के 10 से 15 हज़ार रुपये बढ़ गया है। अब आप बताइए 1,000 रुपये के पर्याप्त थे? गैस की टंकी नहीं आती उतने में। जिस टिकट का इंतजार था आखिर कांग्रेस ने वो टिकट घोषित कर दिया। जी हाँ, विधानसभा 3 का टिकट भी कांग्रेस ने घोषित कर दिया है और यहाँ से दीपक जोशी यानी पिंटू जोशी को मौका दिया है। पूरी संभावना थी कि पिंटू जोशी को यहाँ से मौका दिया जाएगा क्योंकि युवा नेता हैं और उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही है। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से वो चुनाव मैदान में जा रहे हैं। पिंटू भाई, आपका बहुत स्वागत है। बहुत प्रयास कर रहे थे आप और पिछले 5 साल से प्रयास कर रहे थे कि पार्टी एक मरतबा मौका दे और पार्टी ने भी तय कर रखा था कि युवाओं को इस बार मौका दिया जाएगा। तो बहुत सारे जो टिकट हैं मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस ने टिकट घोषित किए हैं उनमें युवा चेहरे काफ़ी हैं। ये चुनाव आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, वर्षों की तपस्या, वर्षों की मेहनत और कार्यकर्ता की भाव लेकर मैंने विधानसभा में काम करा है। जब राजनीति नहीं समझ में आती तब भी सही कांग्रेस से झंडा लेकर गली गली घूमता रहा और इस क्षेत्र के कार्यकर्ता और बेटे के रूप में मेरी पहचान बनी, स्थानीय होने की पहचान बनी। इलेक्शन वो हमारे जीवन भर की तपस्या, परिश्रम और सत्कार्यों का रिजल्ट है। जो लोगों से मेरा प्रेम का व्यवहार, दोस्ती का नाता और अपनेपन का भाव जो रहा है वो मुझे इलेक्शन में मिलेगा। और जब किसी विधानसभा में किसी कार्यकर्ता को, एक साधारण आदमी को टिकट मिलता है तो निश्चित बात है क्षेत्र की जनता उसे दोनों हाथ से लेती है। इस क्षेत्र से नाता मेरे परिवार का बड़ा पारिवारिक और घनिष्ठ रहा है। मेरे परिवार पे जनता का वर्षों से दोनों हाथ से आशीर्वाद रहा है और मेरे फादर ने इस विधानसभा के को अपने परिवार से बढ़कर माना और जो तपस्या और जो कीर्तिमान उन्होंने स्थापित करे राजनीति के, उसको आगे बढ़ाने का काम करूँगा। इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आपके पिता महेश जोशी जी ने काका साहब कहा जाता था, उन्होंने भी यहाँ से चुनाव लड़ा, जीते भी, मंत्री भी बने। आपके भाई अश्विन जोशी, उन्हें भी पार्टी ने मौका दिया, वो भी 2 बार विधायक बने, दुर्भाग्य से 2 बार हार भी गए, 3 बार बने और 2 बार हार भी गए। अब इस बार आपको मौका दिया और ये बात बिल्कुल सही है कि विधानसभा 3 में जोशियों का ही प्रभाव है। बस ये बात करनी अतिशयोक्ति होगी, यहाँ प्रभाव लोगों का है और उनका हमारे प्रति प्रेम है। क्योंकि चुनाव में आप दबाव से वोट नहीं ले सकते, आपके स्वभाव से वोट ले सकते हो। जनता अगर किसी को पसंद करती है तो जिताती है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जनता जिसे मन में चाहे उसको अपना मैंडेट और मत दे सकती है। तो लोगों की कृपा हम पे रही और उसके बदले लोगों के प्रति हमारे भर में एक सद्भाव और आदर का भाव रहा। ये विधानसभा ऐसी जहाँ पर हार जीत का अंतर काफ़ी कम रहता है। मैक्सिमम 7,000 की हार जीत होती है यहाँ पर और आपको 7,000 वोट ही कन्वर्ट करना है। जो पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस 7,000, 8,000, 8,000, 5,000 वोट से हारती रही है। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या मेहनत की है और क्या लग रहा है आपको क्या ये वोट कन्वर्ट हो जाएंगे? स्वाभाविक बात है कि विधानसभा छोटी है जिले में, तो जीत हार का अंतर भी छोटा ही होता है और बड़ी नेक टू नेक है, अलग अलग विचारधारा के अलग अलग मोहल्ले स्थापित हैं यहाँ पे। लेकिन इस बार बड़ा सौभाग्य है कि इस बार जनता वर्सेस बीजेपी का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान परिस्थितियों में लोग नाखुश हैं और उन्हें बुरी तरीके से सिस्टम से बाहर करना चाहते हैं। और जब ऐसा वातावरण पैदा होता है तो किसी प्रत्याशी के लिए 10-12 हज़ार वोट ज़्यादा लाना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज तक की विधानसभा 3 की सबसे बड़ी जीत मेरी होगी, ये मुझे विश्वास है जनता का। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जो जनता का इस बार मत आने वाला है उसको लेकर तमाम तरह की घोषणाएं की शिवराज सिंह चौहान ने और ये कहा जाए कि जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, चाहे वो लाडली बहना हो या अन्य योजना हो जिससे वोट परिवर्तित हो सके। देखिए, 18-19 साल से लाडली बहना नहीं थी, चुनावी साल में लाडली बहना आई
उससे पहले बहना और जियाजी की हालत जो ख़राब थी, घर का बजट जो बिगड़ गया था, जीजाजी जो खेती करते हैं वो फांसी लगा रहे हैं, जो मजदूर आदमी है वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पा रहा है, तब लाडली बहना का कोई उल्लेख नहीं था। लोग जान चुके हैं कि शिवराज जी ये सब चूरन चुनावी साल में ही बांटते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आप टीवी बंद कर दो, का म्यूट कर दो बटन, और आप बता सकते हो कि शिवराज चौहान जी क्या बोलने वाले हैं। वो सिर्फ घोषणावीर है, लोग हाथों से काम करते हैं, शिवराज जी मुंह से घोषणाएं करते हैं। तो उनकी घोषणाएं ना जमीन पे हर महीने सिर्फ अपने प्रचार प्रसार के लिए 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार करोड़ रुपए उन्होंने मध्य प्रदेश पे कर्ज बढ़ाया है, और खुद की प्रचार प्रसार के अलावा लाडली बहन तक योजना नहीं आ पाई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 60% तो भ्रष्टाचार है। घर का बजट हर परिवार के 10 से 15 हज़ार रुपये बढ़ गया है। अब आप बताइए 1 हज़ार रुपये के पर्याप्त थे? गैस की टंकी नहीं आती उतने में। जो बच्चों की शिक्षा है, स्वास्थ्य है, साफ पानी है, ट्रैफिक की व्यवस्था है, ड्रेनेज की व्यवस्था है, अच्छे कह सकते हैं खेल मैदान इस क्षेत्र में नहीं है, संस्कृति और संस्था कला से प्रेमी लोगों के लिए कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मैं चाहता हूं कि इंदौर को आप सिर्फ सफाई में ही नंबर 1 नहीं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, खेल मैदान में, कला में, वाणिज्य में, विचारधारा में हमको नंबर 1 बनाना है। एक बात बताइए, कोई बच्चा अगर सिर्फ गणित में पास हो रहा हो, 100 में से 100 ला रहा हो, और बाकी सब सब्जेक्टों में अगर वो पास नहीं हो रहा, तो क्या वो 12वीं पास कर पाएगा? आपके सामने चुनौती आने वाली है। हालांकि भाजपा ने अभी तक टिकट घोषित नहीं किया है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि गोलू शुक्ला को यहाँ से, जो आईडी के उपाध्यक्ष भी हैं और युवा मोर्चा में भी पदाधिकारी रह चुके हैं, गोलू शुक्ला मैदान में आने वाले हैं। एक और मुकाबला हुआ था अश्विन जोशी वर्सेस राजेंद्र शुक्ला का, तो एक बार फिर से जोशी और शुक्ला आमने सामने होने की पूरी संभावना नजर आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तय करना है वो किसको भेजना चाहते हैं। मैंने तो कल ही बोला कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 3 नंबर के बीजेपी का लायक ही नहीं समझती है। सन 1990 से लेकर आज तक एक भी स्थानीय प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी की टिकट नहीं मिला है। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 3 नंबर की सिर्फ दरी बिछाने के लिए बने हैं? क्या उनका कोई मान स्वाभिमान नहीं है? क्या उनका कोई परिश्रम नहीं है कि हर बार बाहरी प्रत्याशी को ले आते हैं? गोलू शुक्ला जी के बारे में मैं व्यक्तिगत आक्षेप कुछ भी नहीं लगाऊंगा। जनता इंदौर की, खासकर 3 नंबर की, बड़ी विवेकशील है। उसने इंदौर के हर आदमी का चरित्र देखा है, इंदौर के हर आदमी का काम धंधा देखा है, इंदौर के हर आदमी की हिस्ट्री पता है। तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे क्षेत्र की जनता शिरोधार्य है, सर्वमान्य है। उसका जो विवेकपूर्ण निर्णय हो, वो किस प्रत्याशी को अपना मानती है, किस प्रत्याशी को अपना नहीं मानती है, किस प्रत्याशी को सीधा साफ सुथरा मिलनसार मानती है, किसको नहीं मानती है, किस प्रत्याशी के जीवन चरित्र को ईमानदारीपूर्ण मानती है और किसको नहीं मानती है। बेसिकली क्षेत्र की जनता हर आदमी की हैसियत जानती है। मेरा अंतिम सवाल विकास को लेकर, यदि आप 5 विधायक बनते हैं यहाँ से, तो अभी भी विधानसभा 3 ऐसा इलाका है जहाँ पर झुनी इंदौर, कटकटपुरा ऐसे इलाके हैं जहाँ पर विकास अब तक भी नहीं हुआ। कई सारे विधायक आ गए, वह बीजेपी के रहे हो या कांग्रेस के रहे हो, लेकिन वहाँ पर विकास नहीं हुआ। अभी भी विधानसभा 3 पुरानी विधानसभा ही बनी हुई। देखिए, एक विचार तो ये है कि पुराना शहर है, बिना तोड़फोड़ करे कैसे विकास करे। लोगों का घर भी नहीं टूटे, रोजगार भी नहीं छिने, लेकिन विकास भी हो। इसको लेकर हमको सोच रखनी पड़ेगी बड़ी। पुराना दिल्ली को आप देख लो, पुराने बम्बई को आप देख लो, पुराना बसावट होने के बावजूद भी आज सुविधाजनक हो गया है। हम इंदौर को इंदौर के लेवल तक क्यों नापे? हम अपने शहर को आगे क्यों नहीं नापते हैं? हम अपने आप को देवास उज्जैन से क्यों कंपेयर करते हैं? हम अपने आप को आदर्श, हमको बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर बनाना है। तो पुराने दिल्ली, पुराने बॉम्बे में जिस तरह की योजनाएं लगी थी, ऐसी योजनाएं हमको यहाँ लानी है, ताकि साफ पीने का पानी, नर्मदा का 4था चरण आने बावजूद भी हमारा 3 नंबर प्यासा है। क्या कारण है? उसके मूल में जाके उस मूल को सुधारना है। आज भी हमारे ड्रेनेज का पानी और पानी की लाइन मिल जाती है, गंदा पानी आता है। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? ट्रैफिक आज के समय में सबसे बड़ा विषय है, ट्रैफिक जाम की। इसको हम कैसे सामान्य और सुविधाजनक बना सकते हैं? कैसे शहर में व्यापार और व्यापारियों को ऐसा वातावरण बना के दें जिससे वो निर्भीक होकर, बिना डरे, पूरे मन के साथ धंधा व्यवसाय कर पाए। एक बात सही है साहब कि इंदौर का नाम जो है, इंदौर के व्यवसाय और कॉमर्स के कारण है। इंदौर में जब तक व्यवसाय फलेगा फूलेगा, लोगों को रोजगार मिलता रहेगा, लोग प्रगतिशील सोच के रहेंगे। हमारे आदमी बुरा क्यों नहीं सोचता? क्योंकि उसके पास काम धंधा है, और वो सरकार के द्वारा दिया गया नहीं, यहाँ के लोकल व्यापारिक लोगों का पुरुषार्थ है, उनके कारण दिया हुआ है। एक एक दुकान से, एक एक संस्थान से 50-50, 100-100 लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं।
तो उन लोगों को हम कैसे माहौल दें कि वो ऐसे और 10 नए लोगों को नौकरी दे पाएँ, ऐसे कैसे नगर निगम की गुंडागर्दी को हम ख़त्म करें, कैसे टैक्सेशन के स्लॉट पर उनको राहत दें। अभी तो ऐसी हालत है कि दुकान पे बोर्ड लगाने का टैक्स लग रहा है, कितना बड़ा इलाका आप उपयोग कर रहे हो उसका टैक्स लग रहा है। हम संपत्ति कर में तो सफाई टैक्स दे ही दे रहे हैं, सफाई का मध्य देश में सबसे ज़्यादा टैक्स हम दे रहे हैं। हमको वातावरण ऐसा बनाना है कि व्यापारी भाई बिना डरे यहाँ पर व्यवसाय करे, क्योंकि उसकी मेहनत में, उसके परिश्रम में किसी का कोई योगदान नहीं है, तो उसके पैसे में भी उसी का अधिकार है। धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे पिंटू जोशी जी, जो विधानसभा 3 से कांग्रेस के प्रत्याशी। उनका कहना है कि उनके सामने कोई भी आए, हालांकि कवायद ये की जा रही है कि गोलू शुक्ला को विधानसभा 3 से भाजपा अपना उम्मीदवार बना सकती है। अब देखना होगा कि मुकाबला कितना रोचक होगा। जैसे जैसे चुनावी मतदान की तारीख नज़दीक आएगी, माहौल में और गर्माहट आती जाएगी। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।